हेलो बच्चों, वेलकम टू यूनिक स्टडी। तो बच्चों फाइनली आज सब ख़त्म हो गया है। मतलब 1-2 दिन हम वीडियो नहीं डाले हैं, एक दिन शायद नहीं डाले हैं, 2 दिन से शॉर्ट्स डाल रहे थे आपको ये दिखाने के लिए कि देहात का जो छठ पूजा होता है, गांव का जो छठ पूजा होता है वो किस प्रकार की होती है। तो इसलिए हम आपको दो, एक डे वाला, एक दिन वाला, रात वाला 2 वीडियो हम आपको दिखाए थे, शॉर्ट वीडियो डाले थे। एक में आरती हो रही थी जो शाम में, तो वाला भी डाले थे वीडियो। तो फाइनली सब त्यौहार ख़त्म हो गई है। अब हम लोग का वीडियो कम से कम 19-20 मिनट का आएगा, क्योंकि अब त्यौहार ख़त्म हो गए, सारे काम अब ख़त्म हो गए हैं, उतना काम नहीं रहते हैं। तो इसलिए वीडियो कम आ रही थी। आपको बताए थे कि त्यौहार की समय चल रहा है, तो बिना समय को ख़राब किए हुए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर मेरे वीडियो पर नए हैं, अगर मेरे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है सुदूर प्रदेशों से संपर्क। तो सुदूर प्रदेशों से संपर्क, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे शक वंश के बारे में। इस पर हम लोग पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य के जो मगध क्षेत्र था उसके बारे में, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे बैक्टीरिया के यूनानिक शासकों के बारे में। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर कहीं भी आपको मतलब दिक्कत हो समझने में, कहीं भी आपको समझ में ना आए, तो प्लीज़ मेरे को इंस्टाग्राम पे या फिर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। अजय अपने वर्ग में शांत मुद्रा में सोच रहा था, तभी शिक्षक का वर्ग में प्रवेश हुआ। उसने शिक्षक से सवाल किया, सर, आपने हमें बताया था कि सम्राट अशोक के बाद उसका साम्राज्य धीरे धीरे बिखर गया और नए राज्य का उदय हुआ था। तो बिल्कुल जैसे हम लोग पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि सम्राट अशोक के बाद उनका जो मतलब साम्राज्य था वो बिखर गया था। लेकिन बिखरने का मेन ये नहीं था कि मतलब बिखर गया था, साफा खत्म हो गया था। छोटे छोटे शासक आए थे, लेकिन मतलब इनके जैसा जो सम्राट अशोक जैसे शासक नहीं थे। बाद में वो बिखर गया था और ये विदेशियों आक्रमणियों के ने इनको कब्जा कर लिया था, जिसमें कुछ की स्थान विदेशी आक्रमणकारियों ने की। यह विदेशी कौन थे और कहाँ से आए थे, ये कौन पूछ रहा है? अजय नाम का एक लड़का है जो अपने क्लास में अपने शिक्षक से ये सवाल पूछ रहा है कि विदेशी आक्रमण जो थे वो कौन थे और कहाँ से आए थे। शिक्षक ने जवाब दिया कि आगे हम उन विदेशियों की चर्चा करेंगे। तो शिक्षक ने बताया कि आगे हम लोग उन विदेशियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद मगध क्षेत्र में शुंग वंश आए। तो मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद मगध में कौन से वंश आए? शुंग वंश आए। शुंग वंश की स्थापना हुई, जिसका स्थापक पुष्यमित्र शुंग था। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आप सबको पूछ देगा कि शुंग वंश का स्थापना किसने किया था, स्थापक कौन थे? तो पुष्यमित्र शुंग था, जो अंतिम मौर्य सम्राट वृषद्रथ का सेनापति था। उसका राज्य अधिक दिनों तक बना नहीं रह सका, क्योंकि भारत की सीमा के बाहर से विदेशी सेनाओं के आक्रमण इस काल में उन्हें होने लगे, और कुछ समय बाद इन्हीं विदेशी विजेताओं ने अपनी सत्ता बढ़ाकर दृढ़ कर ली। मतलब कि जो ये शुंग वंश था, पुष्यमित्र ने इनको ये स्थापक किए थे, ये चीज़ ज़्यादा दिन तक इनका राज्य नहीं चला, क्योंकि इस समय जो था विदेशी सेना जो थे वो विदेशी सेना इस चीज़ को इस पर कब्जा कर लिए थे, आक्रमण चालू कर दिए थे। इसलिए इनका सत्ता ज़्यादा दिन तक नहीं चला और इन्होंने भारत में अस्थायी रूप से रहना शुरू कर दिया। कौन? विदेशी जो थे वो लोग, मतलब भारत में रहना सही अस्थायी ढंग से शुरू कर दिया। संस्कृति में लीन हो गए, शुरू करते धीरे धीरे यहाँ के संस्कृति में लीन हो गए। कौन? तो विदेशी जो लोग आए थे, जो भारत पर आक्रमण किए थे विदेशियों लोग, उन्होंने भारत में रहना धीरे शुरू कर दिया और मतलब अस्थायी रूप से रहने लगे, और उनके भक्त मतलब जो संस्कृति है, उनकी जो कल्चर है, उसमें वो लोग लीन हो गए। लीन होने मतलब कि उसमें मिल गए, उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिए। इनमें कुछ प्रमुख वंश इस प्रकार थे। बैक्टीरिया के यूनानी शासक, पहला पॉइंट आता है क्या? बैक्टीरिया के यूनानी शासक। तो इस क्लास को हम लोग मतलब इस पॉइंट को हम लोग आज के क्लास में भी कवर करेंगे, और इसकी आगे 2-3 पॉइंट है उस चीज़ को हम लोग कवर करने वाले हैं। बैक्टीरिया के यूनानी शासक, ये इतिहास में इंडो ग्रीक
इंडो ग्रीक के नाम से विख्यात है। कौन? बैक्टीरिया के जो यूनानी शासक है, इतिहास में किस नाम से, हिस्ट्री में किस नाम से इतिहास है मतलब विख्यात है? तो इंडो ग्रीक नाम से विख्यात है। सबसे प्रसिद्ध यूनानी यौन शासक मिनांडर था, जो बौद्ध साहित्य में मिलिंद के नाम से जाना जाता था। तो बौद्ध धर्म में किस नाम से जाना जाता था? बौद्ध साहित्य में मिलिंद के नाम से जाना जाता था। बौद्ध ग्रंथ मिलिंदपन में मिनांडर का बौद्ध भिक्षु नागसेन के साथ संवाद है। नागसेन के संपर्क में जाने के बाद मिनांडर बौद्ध धर्म का यूनानी बन गया था। इसकी राजधानी साकल वर्तमान लायाल, इसमें दिख नहीं रहा है, लायाल कोट शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। तो जो इस देश में मतलब जो मिनांडर था वो बौद्ध धर्म में मिलिंद हो गया था और उन्होंने मतलब नागसेन से संपर्क करने के बाद बौद्ध धर्म का यूनानी को मतलब एक्सेप्ट कर लिए, बौद्ध धर्म यूनानी में चले गए, बन गए, मतलब बौद्ध धर्म यूनानी बन गया। ठीक है, इसकी राजधानी जो क्या था, सियालकोट शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। ठीक है, यूनानी संपर्क का भारत पर व्यापक प्रभाव पड़ा। भारत में चिकित्सा पद्धति, विज्ञान, ज्योतिषी विद्या एवं सिक्के बनाने की कला में परिवर्तन आए, जबकि धर्म एवं दर्शन के क्षेत्र में इन नए शासकों पर भारत का प्रभाव पड़ा। शक, पहला क्या था? शक क्या थे? शक लोग के बारे में हम लोग जानकारी करते हैं। नयोन शासकों के पतन के बाद सिथियन या शक शासकों ने अपनी सत्ता स्थापित किया है। तो मतलब जो शक लोग थे इन्हीं को क्या कहा जाता था? सिथियन या शकों ने अपनी सत्ता को स्थापित किया। यह मूलतः मध्य एशिया के निवासी मगर मतलब जो थे वो मध्य एशिया के निवासी थे, मगर कुछ समय तक इन्होंने उत्तरी भारत के भागों पर शासन किया। तो जो शक लोग थे वो सबसे पहले मतलब कहाँ के निवासी थे? तो मध्य एशिया के निवासी थे, लेकिन इन्होंने उत्तरी भारत है उसके भागों में भी कुछ दिनों ने इन्होंने शासन किया था। ये क्षेत्रप कहलाते थे। तो क्या कहलाते थे? जो शक वंश के शासक थे उनको क्या कहा जाता था? क्षेत्रप, याद रखिएगा। ये कई संख्याओं में विभक्त थे। इनमें एक महत्वपूर्ण शाखा उज्जैन के क्षत्रपों की थी। रुद्रदामन महत्वपूर्ण एवं प्रसिद्ध राजा था। सब इस मतलब जो शासक था इसका महत्वपूर्ण राजा कौन था? रुद्रदामन, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, महत्वपूर्ण राजा था। उसके जूनागढ़ अभिलेख के दक्षिण भारत के सातवाहन एवं कुषाणों के साथ उनके संघर्ष की जानकारी प्राप्त होती थी। जूनागढ़ सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण के संबंध में पिछले पाठ में आप पढ़ चुके हैं। बिल्कुल, सुदर्शन झील के बारे में हम लोग जूनागढ़ जो है सुदर्शन झील के बारे में पूर्ण जो निर्माण हुआ था उसका पूर्ण निर्माण के बारे में हम लोग पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे। अगर आप पिछले क्लास का वीडियो नहीं देखे होंगे तो चैनल पर अपलोडेड है, इससे पहले आप पिछले क्लास देखेंगे तो ही आपको समझ में आएगा। तो पिछले क्लास पहले देख के आइए, उसके बाद इस क्लास को देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का कुषाण को कवर करते हैं। विदेशी आक्रमणों की श्रृंखला में कुषाण का स्थान सबसे महत्वपूर्ण है। मतलब विदेशी जब आक्रमण किए थे, इसमें सब विदेशी लोग हैं, तो ये जो है उसमें से कुषाण जो शासक था विदेशी था उसका सबसे मतलब महत्वपूर्ण भूमिका मतलब यहाँ पे ये होता है ना कि महत्वपूर्ण भूमिका अदा हो रही है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन था? कुषाण चूची कबीला की एक शाखा थे। तो यूची के कबीला की एक शाखा थे। कौन है? कुषाण। भारत में इस वंश का प्रथम शासक कुजुल कटफिसस था हुआ। कुजुल कटफिसस था। आपसे कोई पूछेगा कि कुषाण का सबसे मतलब प्रथम शासक कौन था, तो कुजुल कटफिसस हुआ। उसने काबुल और कश्मीर में अपनी सत्ता स्थापित की। इस वंश का सबसे महान शासक कनिष्क था। तो इस वंश का सबसे
महान शासक कौन था? कनिष्क। प्रथम जो शासक बना कौन बना? कुजुल कटफिसिस। और सबसे महान मतलब वो जो कहा जाता है जैसे कि सम्राट अशोक की तरह, जो मतलब एक प्रकार से बोल सकते हैं बुद्धिमान और बहुत ज़्यादा शक्तिशाली, तो कौन था? कनिष्क था, कनिष्क। ठीक, कनिष्क। उसके समय के कुषाण साम्राज्य के अंतर्गत अफगानिस्तान, सिंध, बैक्ट्रिया, पार्थिया आदि के प्रदेश सम्मिलित थे। तो ये देख सकते हैं कि ये कुषाण साम्राज्य का फिगर दिया गया है। कनिष्क के समय का भारत का मानचित्र। तो ये कनिष्क के जब समय कनिष्क जब भारत पर ये किया था, राज्य कर रहा था, शासक था, उस समय का ये मानचित्र है। कहाँ का? ये भारत का मानचित्र है जब कनिष्क इस देश का शासक कनिष्क कर रहा था। ठीक है, तो इसमें तो सिंध, देखिए सिंध यहाँ पे है, ये सब राज्य के बारे में है। सिंध है, मगध है, यहाँ देखिए लिखा है कि कनिष्क राज्य, तो कनिष्क का ये सब ही क्षेत्र है जिसपे कनिष्क का राज चलता था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग चलते हैं। कनिष्क मगध पर आक्रमण कर प्रसिद्ध विद्वान अश्वघोष को अपनी राजधानी पुरुषपुर पेशावर ले आया था। भारत के बाहर भी कनिष्क ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के उद्देश्य से कई सैनिक अभियान किए और विशाल भूभाग को अपने राज्य में मिलाया। तो कनिष्क जो था वो अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए कई साम्राज्य को अपने राज्य में मिलाया। इसने चीन के साथ भी युद्ध किया। तो कौन चीन के साथ युद्ध किया था? कनिष्क। कनिष्क किसके साथ युद्ध किया था? चीन के साथ। ठीक है, जहाँ एक बार पराजित होने के बाद दूसरी बार वह विजयी हुआ। तो पहला बार जब कनिष्क जो था वो चीन के साथ युद्ध किया था, तो उस पहले बार में ये मतलब हार गया था, और लेकिन दूसरा बार फिर ये युद्ध किया तो ये जीत गया। मतलब एक बार पराजित हुआ और दूसरा बार विजयी हुआ। मौर्य साम्राज्य के बाद उसने भारत में पहली एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। रेशम मार्ग, जहाँ से रोम एवं चीन के रेशम का व्यापार होता था, पर कुषाण साम्राज्य का नियंत्रण था। इस व्यापारिक मार्ग पर नियंत्रण के कारण भारत का व्यावसायिक संपर्क पश्चिम एशिया एवं यूरोप के देशों के साथ हुआ। कनिष्क की राजधानी में कनिष्क की राजधानी में बड़े बड़े विद्वान मौजूद थे। मतलब कनिष्क का जब राज चल रहा था तो उस समय कनिष्क के राजधानी में बड़े बड़े विद्वान जो थे शामिल थे। अश्वघोष के अलावे पार्श्व, वासुमित्र, नागार्जुन आदि उसके राज्यसभा के रत्न थे। बौद्ध धर्म का विस्तार। धर्म के क्षेत्र में मर्योत्तर काल की मुख्य विशेषता थी ब्राह्मण और वैदिक धर्म की पुनः स्थापना तथा बौद्ध धर्म की महायान शाखा का उदय और विकास। मतलब बौद्ध धर्म का पूर्ण स्थापना क्या थी? बौद्ध धर्म की महायान शाखा का उदय और विकास। ठीक है, पुष्यमित्र शुग ने ब्राह्मण धर्म को बढ़ावा दिया। तो पुष्यमित्र जो था वो किस धर्म को बढ़ावा दिया था? तो ब्राह्मण धर्म को बढ़ावा दिया था, जिससे यज्ञ और बलि की प्रथा का विकास हुआ। तो पुष्यमित्र ब्राह्मण धर्म का बढ़ावा दिया था, उससे क्या का योगदान विकास हुआ? तो उससे यज्ञ और बलि का योगदान हुआ। ठीक है, इसके साथ ही त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश की धारणा भी बलवती हुई। मतलब कि इसके बाद जो हुआ वो त्रिदेव, ब्राह्मण, विष्णु, जो ब्रह्मा जी हैं, विष्णु जी है और महेश है ना, कि ब्रह्मा विष्णु महेश 3 नाम से जाना जाता है, तो उसका भी बलवती हुई, मतलब जाना गया है। कई विदेशियों ने इस धर्म को अपना लिया। तो इस धर्म को कई विदेशी जो लोग थे इस धर्म को अपना लिए थे, एक्सेप्ट कर लिए थे। फिर भी भारत में आने वाले इस समय के लगभग सभी विदेशी शासकों ने बौद्ध धर्म को ही प्रश्रय दिया। हिंदू, यूनानी, यवन शासक ने अपने सिक्कों पर बौद्ध चिन्ह अंकित किए और कुषाणों ने बौद्ध विहारों
विहारों को बहुत अधिक दान दिए। मतलब कि जो मतलब ये लोग तो जो होता है ना कि मतलब धर्म को तो अपना लिए थे, जैसे कि भी महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश इस चीज़ को, चाहे ब्राह्मण जो धर्म था उस चीज़ को अपना लिए थे, लेकिन ये लोग ज़्यादा बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिए, बौद्ध धर्म को माने। उसके पश्चात मतलब मानने के पश्चात इन्होंने अपने सिक्का पर बौद्ध चिन्ह का मतलब अंकित किया, जिस पे जिससे कहता है ना कि आज के सिक्का पर 1 रुपया होता है तो 1 रुपया रहता है भारत का, जो ये होता है अशोक सम्राट का ये होता है, चिन्ह भी रहता है हमारा ये पर। तो उस तरह से मतलब कि जैसे कि आप सिक्का पर देख सकते हैं थंब का भी रहता है, तो उस प्रकार से हमारे सिक्का पे हैं। तो उस समय का जो पहले का जो शासक लोग थे वो मतलब जिस समय अंग्रेज़ों का शासन चल रहा था, सॉरी उस अंग्रेज़ का नहीं, जो 1947 के बाद मतलब हम लोग का देश जब आज़ाद हुआ था उसके बाद गए थे वो शासक नहीं, जब मतलब जिसमें शक लोग का शासक, ब्रिटिश आक्रमणों का जब शासक हुआ था यूनानियों का, तो उस समय का ये बात हो रही है, जिसमें शक लोग आए थे, शक कुषाण ये लोग सब लोग आए थे। उसी समय से ब्रिटिश आक्रमण धीरे धीरे बढ़ते गया। ठीक है, तो वो लोग ने जो पहले के जो विदेशी लोग थे, विदेशियों लोग जो थे उन लोग ने जो अपने सिक्के पर किस चीज़ का अंकित किया, तो बौद्ध धर्म की चिन्ह को अंकित किया था। यहाँ पर लिखा भी है, किए गए। कुषाण ने बौद्ध धर्म विहारों को अधिक दान दिए। कनिष्क बौद्ध धर्म का यूनानी हो गया था। कनिष्क जो था वो बौद्ध धर्म का यूनानी अनुयायी हो गया था, अनुयायी हो गया था। अतः उसने इस धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान किया। तो बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण किसने प्रदान किया, तो कनिष्क ने प्रदान किया था। आर्य सुदूर क्षेत्रों में भी बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए प्रचारक भेजे। देश के भीतर बौद्ध धर्म को धनी व्यापारियों द्वारा भी प्रशय मिला। इस काल के अनेक बौद्ध विहार व्यापारियों के अनुदान से बनाए गए। देश के अधिकांश विहार व्यापारिक मार्ग या पश्चिम भारत के पर्वतीय क्षेत्र में स्थित था। व्यापार के माध्यम से बौद्ध धर्म पश्चिम एवं मध्य एशिया भी पहुंचा। व्यापार के ही क्रम में अनेक भारतीय व्यापारियों ने कासगढ़, खोतान, चारकंद और तुर्फान, मीरन आदि स्थानों पर व्यापारिक केंद्रों की स्थापना की। व्यापारियों के साथ बौद्ध धर्म का प्रचारक भी इस स्थानों पर गए। मध्य एशिया के निवासियों ने धर्म प्रचारकों के संपर्क से बौद्ध मत ग्रहण किया। तो धर्म संपर्कों के स्थान से क्या किया, बौद्ध मत ग्रहण और बौद्ध मठों की स्थापना की। किस किस की स्थापना हुई, बौद्ध मत ग्रहण किया और बौद्ध मठ की स्थापना की। इन मठों में बौद्ध धर्म ग्रंथों का अध्ययन प्रारंभ हुआ। अध्ययन मतलब पढ़ाई प्रारंभ हुआ। विदेशी संपर्क ने नए विचारों के विकास में भी सहायता की। महात्मा बुद्ध की मृत्यु तुरंत बाद ही उनकी शिक्षाओं को संबंध में वाद विवाद प्रारंभ हो गया था। फलस्वरूप बौद्ध धर्म को शाखाओं में बंट गया। मतलब 2 शाखाओं में बौद्ध धर्म जो था वो बंट गया था। पहला शाखा जो था वो हीनयान और दूसरा शाखा महायान था। हीनयान शाखा के अनुयायी महात्मा बुद्ध के मूल शिक्षा में विश्वास करते थे। जो हीनयान थे उसकी जो शाखा अनुयायी जो था वो बहुत महात्मा बुद्ध के मूल शिक्षा के विश्वास में मतलब मूल शिक्षा के विश्वास करते थे। जो महात्मा बुद्ध का मूल शिक्षा था उसमें विश्वास करते थे। महायान मत के मानने वाले लोग ने बोधिसत्व का आदर्श प्रस्तुत किया। तो बौद्ध जो महायान जो शब्द आया था, 2 शब्द से आया था। पहला था हीनयान, दूसरा था महायान। तो महायान मत जो था उसको मानने वाले लोग जो थे वो बोधिसत्व का आदर्श प्रस्तुत किए। इसके अनुसार बौद्ध को एक धार्मिक उपदेश के रूप में न देखकर भगवान के रूप में देखे जाने लगा। तो बौद्ध धर्म को एक उपदेशक के रूप में ना देखकर भगवान के धर्म में देखने जाने लगा। भारत में उनकी मूर्तियां बनाकर उनकी पूजा होने लगी। किसकी, बौद्ध धर्म की। इस प्रकार
महायान बौद्ध धर्म में भक्ति का अवधारणा का विकास हुआ। तो इसी समय क्या हुआ, बौद्ध धर्म का भक्ति का अवधारणा का विकास हुआ। तो आपको पता चल गया होगा कि बौद्ध धर्म का विकास कैसे हुआ था और किस प्रकार से बौद्ध धर्म को लोग मानने लगे थे और पूजने लगे हैं। ठीक है, तो आज की क्लास इतना ही रखते हैं, कल की क्लास हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे। अगर आज हम लोग का ये बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग कुषाण के बारे में पढ़े, शक वंश के बारे में पढ़े। तो बहुत ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो आज की क्लास में हम लोग कवर किए हैं। पिछले क्लास में भी हम लोग बहुत चीज़ अशोक सम्राट के बारे में हम लोग जाने थे। तो ऐसे ही नए नए टॉपिक के साथ, इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, क्योंकि हर टॉपिक इंटरेस्टिंग ही होती हैं, लेकिन एक होता है ना कि इंसान उस टॉपिक को पढ़ता कैसे है, किस तरह से उसको समझता है। अगर आपको कहीं समझ में ना आए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ पर इंस्टाग्राम पे जाइएगा, मेरे को ज्वाइन फॉलो कीजिएगा और उसके बाद मेरे पास मैसेज कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई दूंगी कि आप कहाँ पर फंस रहे हैं। ठीक है, तो कल का क्लास हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। आप फिर मैसेज से भी पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा, उससे भी पूछ सकते हैं, हम वहाँ पर रिप्लाई करेंगे। तो कल हम लोग के क्लास में पढ़ेंगे कला एवं संस्थापक पात्य के बारे में, फिर हम लोग सूख शैली के बारे में, गंधार शैली और मुद्रा शैली के बारे में हम लोग कल के क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें। आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी बच्चों को पता चल सके कि यहाँ पर क्लास 6 से 12 तक NCERT बुक को पढ़ाई जाएगी। अभी हम लोग 6 क्लास को ख़त्म करने वाले हैं, 7 क्लास स्टार्ट है, ज्योग्राफी हिस्ट्री में भी स्टार्ट है। तो हम लोग 6 क्लास को कवर करने के बाद 7 करेंगे, फिर 8, 9, 10 ऐसे हम लोग का सीक्वेंस बाय सीक्वेंस चलता जाएगा। और उसके बाद हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक भी चीज़ों को कवर करेंगे। जैसे कि सुखवंश है, उस चीज़ को हम लोग कॉपी में भी नोट्स के साथ हम लोग प्रोवाइड नोट्स भी करेंगे, डीपी भी देंगे। उसके साथ हम लोग हर चीज़ को कवर करेंगे हर एग्ज़ाम में, जिसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी ये सब आती है, वो एग्ज़ाम के लिए ये क्लास और ये जो चैनल है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, हर एग्ज़ाम को ये कवर करेगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल पर लाइक नए है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को अपने दोस्त यारों में शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अब तब तक के लिए पढ़ाई करता रहे। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।